नमस्कार साथियों, मैं रवि राजपुरोहित दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट वर्ष के अंदर 1 लाख पदों के ऊपर भर्तियों की घोषणा की थी और अपने वादे को पूरा करने के लिए उनके द्वारा निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो घोषणा की गई है, उन सभी भर्तियों के ऊपर पदों पर नियुक्ति 1 वर्ष के भीतर-भीतर दे दी जाएगी क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है। तो आप सभी अपना ध्यान अध्ययन की ओर लगाएँ और आपका ध्यान अगर किसी और जगह है तो वहाँ से हटाकर अध्ययन की तरफ लगाएँ क्योंकि 1 वर्ष के निरंतर प्रयास से आपको एक रोज़गार का नया अवसर मिलेगा, जो आपके आने वाले 60 सालों को उज्ज्वल करेगा। साथियों, हमारी कल तक की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भारत में 1857 का विद्रोह किस-किस स्थल पर हुआ था और किन-किन लोगों ने उस विद्रोह में अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। साथियों, ये 1857 का विद्रोह जिसके लिए 31 मई का दिन निश्चित किया गया था, समय से पहले शुरू होने के कारण ये पूरी तरह से असफल रह गया। अब ये विद्रोह क्यों असफल रहा? इसके क्या कारण रहे? उनके बारे में हम आज इस क्लास के अंदर है वो चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों इसी के साथ। आज का हमारा टॉपिक है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। यानी कि भारत का वह बड़ा विद्रोह जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ सबसे पहले हुआ, इतने बड़े स्तर पर अन्य कोई विद्रोह नहीं हुआ, उसके पीछे उसके असफलता के क्या कारण रहे? क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े वर्ग ने, बहुत अधिकांश लोगों ने इस विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन फिर भी अंग्रेजी शासन के द्वारा इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। तो साथियों, सबसे पहले विद्रोह की असफलता के कारण में माना जाता है सीमित संसाधन व संगठन का अभाव। देखो, 1857 के विद्रोह में जिन-जिन लोगों ने भाग लिया था, चाहे वो शासक वर्ग है, चाहे वो सैनिक है, चाहे वो सामान्य जनता है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, इन सभी विद्रोह करने वाले लोगों के पास जो संसाधन थे वो सीमित थे। और अगर इसके अपेक्षा में ब्रिटिश शासन के पास देखें, ब्रिटिश कंपनी के पास देखें, तो उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। तो अत्याधुनिक हथियार थे ब्रिटिश सरकार के पास, ब्रिटिश कंपनी के सैनिकों के पास, और भारत में विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियारों की पूर्णतः से कमी थी। इसके अलावा जिन ब्रिटिश कंपनी के सैनिकों ने इस संघर्ष के अंदर भाग लिया था भारत के विरुद्ध, उन सभी का एक ही लक्ष्य था कि हमें इस विद्रोह को किसी तरह से दबाना है। ठीक है ना? लेकिन भारत में जिस वर्ग के लोगों ने इस विद्रोह के अंदर भाग लिया था, उन सभी के अपने-अपने स्वार्थ थे, ठीक है ना? कोई निश्चित इनका लक्ष्य नहीं था, ठीक है ना? तो जब निश्चित लक्ष्य नहीं था, जब इनके अलग-अलग स्थान थे, अलग-अलग इनके स्वार्थ थे, अलग-अलग इनका क्षेत्र था, तो जब अलग-अलग विचारधारा थी, अलग-अलग क्षेत्र था, अलग-अलग नेता थे, तो ये जितना भी विद्रोह था, ये एक संगठन का रूप नहीं ले सका। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसे दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व करने वाला अलग व्यक्ति है, कानपुर से अलग है, झांसी से अलग है, इलाहाबाद से अलग है, फैजाबाद से अलग है, कोटा से अलग है, असम से अलग है। तो इन सभी लोगों की, जिन वर्गों ने इस विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई, इनका अपना-अपना स्वार्थ था, उस स्वार्थ के वशीभूत उन्होंने इस विद्रोह के अंदर अपनी भूमिका को निभाया था। उनका ये लक्ष्य नहीं था कि हमें भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना है। पहले नंबर नेतृत्व अलग-अलग होना, नंबर 2 स्थान अलग-अलग होना, ठीक है ना? तो ये दोनों कारण जो थे ना, इसके कारण ये सभी जो विद्रोही है ना, एक संगठन का रूप नहीं ले सके। और संगठन के रूप के अभाव के अंदर क्या है कि ये जो विद्रोह है ना, वो भारत के कुछ भागों तक ही रहा, पूरे भारत में नहीं फैला। यानी कि ये अखिल भारतीय स्वरूप धारण नहीं कर सकता, कर सका। भारत के मानचित्र में अगर देखें तो 1857 का विद्रोह सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित रहा है। दक्षिण भारत में इसकी भूमिका एकदम नगण्य रही है, पश्चिम भारत में भी इसकी भूमिका एक तरह से कह सकते हो कुछ सीमित स्थानों तक रही है। तो ये पूरी तरह से कह सकते हो ये जो उत्तर उत्तर भारत तक सीमित रहा था, और संगठन के अभाव में, स्थान के अभाव में, नेतृत्व के अलग-अलग होने के कारण ये जो विद्रोह है वो एक अखिल भारतीय स्वरूप को धारण नहीं कर पाया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो विद्रोही थे, जिन्होंने इस विद्रोह में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, उन विद्रोहियों के पास संसाधनों का क्या था? पूरी तरह से अभाव था। उनके जो संसाधन थे वो पुराने थे, उनके हथियार जो थे वो पुराने थे और आधुनिक हथियार उनके पास उपलब्ध नहीं थे, ठीक है ना? तो इसके सीमित संसाधन एवं अलग-अलग लोगों के नेतृत्व एवं संगठन के अभाव के कारण ये जो विद्रोह है वो कुछ भाग तक, भारत के कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा।
ये जो विद्रोह है ये अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण नहीं कर सका। ठीक है ना? तो अखिल भारतीय स्वरूप के अभाव में और सीमित संसाधनों के कारण, ठीक है ना, ये 1857 का विद्रोह असफल रहा। ठीक है ना? तो सबसे पहला कारण तो हुआ हमारा ये कि हमारे विद्रोह को असफल क्यों रहा। उसके बाद अगर हम देखें, कुशल नेतृत्व का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव, ठीक है ना, ये आपके कारण माना जाता है। जैसे हमने पहला कारण उसको दे दिया कि सीमित संसाधन एवं संगठन के अभाव में ये विद्रोह असफल रहा। ये कारण भी बनता है कुशल नेतृत्व का अभाव। देखो, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व क्रांतिकारियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सौंपा। यानी कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 के विद्रोह को करने का निश्चय किया। अब जो बहादुर शाह जफर था, इसकी आयु 85 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 85 वर्ष इसकी आयु थी। तो आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 85 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति क्या किसी विद्रोह का सफल नेतृत्व कर सकता है? क्योंकि नेतृत्व तो हमेशा युवा वर्ग के द्वारा अच्छी तरह से किया जाता है, ठीक है ना? तो ये वृद्ध व्यक्ति इस विद्रोह का नेतृत्व को संभालने में पूरी तरह से क्या रहा? असफल रहा। तो योग्य नेतृत्व के अभाव के अंदर जो है ना, ये विद्रोह क्या है? पूरी तरह से असफल रहा। जैसे हमने पहला कारण कहा था कि इस विद्रोह में विद्रोहियों के संसाधन सीमित थे और संगठन का अभाव था, इस कारण ये विद्रोह असफल रहा। तो ये एक अपने आप में कह सकते हो, वीर सावरकर ने इस बात का उल्लेख भी किया है कि अगर हमारे सबके लक्ष्य एक होता, यानी कि जिन जिन वर्ग ने इस विद्रोह में भाग लिया, उनका अगर लक्ष्य ये होता कि हमें भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना है, तो इस विद्रोह का जो दृश्य है वो अलग होता। ठीक है ना? तो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई टारगेट नहीं था, इसलिए ये जो जो विद्रोह है ये असफल हो गया। अगर हमारे पास एक टारगेट होगा, यानी कि सभी विद्रोहियों के पास एक लक्ष्य होता, तो शायद विद्रोह का स्वरूप एक अलग होता। वैसे ही कुशल नेतृत्व के अभाव के अंदर, यानी कि जिनको नेतृत्व सौंपा गया था, उनके अंदर इतना साहस नहीं बचा था, उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो एक विद्रोह का नेतृत्व कर सके। ठीक है ना? तो योग्य नेतृत्व के अभाव के अंदर ये जो विद्रोह है ना, एक असफल रहा, क्योंकि कोई भी संघर्ष है, कोई भी क्रांति है, कोई भी घटना है, उसमें जो सबसे मुख्य भूमिका मानी जाती है, वो एक नेतृत्व की मानी जाती है। जैसे 1919 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई गई वो महात्मा गांधी के द्वारा निभाई गई। तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में आए, और जितने भी जो ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले व्यक्ति थे, वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में उसके उनके नियमों को, उनकी कार्यपद्धति को ओबे करने लगे। तो एक कुशल नेतृत्व के अभाव में भारत स्वतंत्र हो गया। तो वैसे ही बहादुर शाह जफर है, वो अपने नेतृत्व को पूरा सही तरीके से करने में असफल रहा। हाँ, इसका सिद्ध एक बात से भी हो जाता है कि जो ब्रिटिश जो गवर्नर था जॉन लॉरेंस, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है, कि यदि इन विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम युद्ध सदा के लिए हार जाते। यानी कि खुद ब्रिटिश सरकार के एक नुमाइंदे ने, एक एम्प्लॉइज ने इसको एक्सेप्ट किया है कि 1857 के विद्रोह में अगर एक भी योग्य व्यक्ति होता तो शायद हम भारत को सदा के लिए हार जाते। तो एक योग्य नेतृत्व के अभाव में, एक युवा नेतृत्व के अभाव में ये जो विद्रोह है वो पूरी तरह से क्या रहा? असफल रहा। तो पहला कारण हमने पढ़ा कि सीमित संसाधन और संगठन का अभाव। संगठन के अभाव में अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान नहीं हुआ और विद्रोह क्या हो गया? असफल हो गया। वीर सावरकर ने भी इसको स्वीकार किया है कि हमारे पास एक अगर निश्चित आदर्श होता, निश्चित लक्ष्य होता, तो शायद विद्रोह का दृश्य कुछ और होता। और कुशल नेतृत्व के अभाव में जॉन लॉरेंस ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि एक भी योग्य नेतृत्व का व्यक्ति होता विद्रोहियों में, तो हम भारत को सदा के लिए हार जाते। उसके बाद देखिए साथियों, अगला जो हमारा कारण है, पहला कारण हमने सीमित संसाधन एवं संगठन का अभाव, और दूसरा योग्य कुशल नेतृत्व का अभाव। तीसरा, देसी नरेश और सामंतों का राजभक्त बने रहना। देखो, भारत भारत का जो क्षेत्रफल था, भारत का जो एरियाज था, ब्रिटिश शासनकाल के अंदर 3 भागों में डिवाइडेड था। पहला जो एरिया था, ठीक है ना, जिसको कहा जाता था ब्रिटिश भारत, ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? ब्रिटिश भारत। ये फर्स्ट एरिया था, ठीक है। और जो दूसरा एरिया था वो था देसी रियासतें, ठीक है। देसी रियासतें जो है
वो दूसरा एरिया था। और तीसरा जो एरिया था वो था चीफ कमिश्नर प्रांत। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के काल के अंदर भारत जो है वो मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइडेड था। 3, ठीक है ना, 3 भागों में डिवाइडेड था। अब ये ब्रिटिश भारत जो था ना, ये भारत का वो क्षेत्र था जहां पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण मौजूद था। तो इन भागों में जो ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य अधिकारी था उसको गवर्नर जनरल या वाइसराय के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, गवर्नर जनरल या वाइसराय के नाम से जाना जाता, यानी कि भारत का वह क्षेत्र जो सीधा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में था उसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था। और इसके ऊपर शासन का संचालन कौन करता था? गवर्नर जनरल या वाइसराय कह सकता था। तो जैसे हम कह सकते हैं आपके बंगाल, ठीक है, बम्बई, ठीक है, मद्रास, ये क्या था? ब्रिटिश भारत का भाग था। इनके ऊपर सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था और ये गवर्नर जनरल के नियंत्रण में थे। अब दूसरे पार्ट के अंदर देशी रियासतें। देशी रियासतें भारत का वो क्षेत्र था जिनके ऊपर देशी राजाओं का शासन था। ठीक है ना, यानी कि देशी रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं था। ठीक है ना, अधीनस्थ संधियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य और देशी रियासतों के बीच संधियां हुई और अधीनस्थ संधियों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया। तो सीधा जो है वो देशी रियासतों के ऊपर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण नहीं था। ठीक है ना, अब हमारा जो राजस्थान था वो उस समय क्या था? बी कैटेगरी के अंदर था, क्योंकि राजस्थान में उस समय कितनी रियासतें थी? लगभग रियासतों की संख्या आपके 17 थी। उसके बाद टोंक रियासत अस्तित्व में आई तो 18 हुई, झालावाड़ रियासत अस्तित्व में आई तो 19 हुई। तो लगभग ये रियासतें थी, तो यार राजस्थान बी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो आता था। तो यहाँ ब्रिटिश सरकार का जो नुमाइंदा था उसको एजीजी के नाम से जाना जाता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो ब्रिटिश भारत में जो था वो था वाइसराय और देशी रियासतों में जो था वो एजीजी। ठीक है ना, ये ब्रिटिश सरकार का एक नुमाइंदा था। सीधा ब्रिटिश सरकार का देशी रियासतों के ऊपर नियंत्रण था, उसके माध्यम से वो नियंत्रण करती थी। ब्रिटिश भारत की तरह मामला नहीं था। फिर चीफ कमिश्नर प्रांत, तो भारत के अंदर 4 चीफ कमिश्नर प्रांत है। जैसे राजस्थान के अंदर एक अजमेर था, ठीक है, और दूसरा चीफ कमिश्नर प्रांत था दिल्ली, और तीसरा जो था वो था कुर्ग, और चौथा जो था वो था बिलोचिस्तान प्रदेश। तो ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत जो है वो भारत में उस समय मौजूद थे। अब बात करते हैं यहाँ, ये मैंने आपको इतना ब्यौरा क्यों समझाया, उसके पीछे लॉजिक क्या मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो देशी निवेश थे, यानी कि इसका जो संबंध है वो सीधा सीधा, यानी कि भारत की वो देशी रियासतें जिनके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। अधिकार कहने का मतलब ये है कि जो अधीनस्थ संधियां हुई थी, जैसे आपके सहायक संधि हुई थी, आश्रित प्रातक्य नीति के तहत संधि हुई थी, गोद निषेध नीति के तहत जो हुआ था, तो इन सब से क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का जो है उन रियासतों के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है ना, तो अब ये जो जितने भी देशी रियासतों के जो शासक थे ना, ये ब्रिटिश सरकार के साथ संधियों के अंदर बंधे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। ठीक है, तो ये जब अंग्रेजों को जब इन्होंने सहयोग प्रदान किया तो उस रियासत की जनता का सपोर्ट है वो विद्रोहियों को उतना नहीं मिल पाया। ठीक है ना, हाँ, विद्रोही जनता का कुछ भाग विद्रोहियों के साथ था, लेकिन कुछ भाग यानी कि रियासत की जो सेना थी वो पूरी तरह से देसी रियासत के राजा के साथ थी। और जब जब भी विद्रोह हुआ, जिन जिन स्थानों पर 1857 का विद्रोह हुआ, और तो इन देसी रियासतों के राजाओं के द्वारा अपने एरियाज के अंदर ब्रिटिश शासक को सपोर्ट किया गया, ब्रिटिश शासन को सपोर्ट किया गया। उस एरिया के जो सामंत थे उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार को जब सपोर्ट किया, तो कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में भारत के देसी रियासत के राजा और सामंतों ने विद्रोहियों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया। हाँ, देसी रियासतों में रहने वाली जनता ने विद्रोहियों का सपोर्ट किया है, लेकिन देसी रियासतों के राजाओं, अधिकांश राजाओं के द्वारा, हम ये नहीं कह सकते कि सारे सारे देसी राजाओं ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया, लेकिन अधिकांश वो देसी राजा जिनके ब्रिटिश शासन के साथ अधीनस्थ संधि संपन्न हो गई थी, उन सभी देसी रियासतों के राजाओं ने अपने क्षेत्र में होने वाले विद्रोह को दबाया और ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से सहायता की। अब इसका प्रूव इस बात से भी हो जाता है कि उस समय जो गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, उसने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि 1857 के विद्रोह में सिंधिया शामिल हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करने पड़ते।
तो हमारे द्वारा जो असफलता के कारण आपको बताए जा रहे हैं, इतिहासकारों के द्वारा जो असफलता के कारण दिए जा रहे हैं, वो कोई उनके द्वारा खुद के द्वारा क्रिएट किए गए कारण नहीं है। हर चीज़ के आगे प्रूफ है। जैसे हमने सेकंड कारण ये माना कि लीडरशिप के अभाव के अंदर जो है ये विद्रोह असफल रहा। तो जॉन लॉरेंस खुद स्वीकार करता है कि अगर कोई योग्य नेतृत्व होता तो हम सदा के लिए भारत हार जाते। हम ये कहते हैं कि देशी रियासतों के राजा और सामंत अंग्रेजों के प्रति राजभक्त बने रहे। तो खुद लॉर्ड कैनिंग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करने पड़ते। यानी कि खुद ब्रिटिश सरकार के अधिकारी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर एक भी देसी रियासत का राजा योग्य या कई देसी रियासत के राजा अगर विद्रोहियों के साथ मिल जाते तो हमें हमें भारत को छोड़ना पड़ता। तो ये कह सकते हो कि भारत के देसी रियासत के राजाओं और सामंतों के द्वारा जो अंग्रेजों को सहयोग दिया गया, उस सहयोग के कारण जो है हम इस विद्रोह में सफल नहीं हो पाए। विद्रोहियों का सपोर्ट राजाओं और सामंतों ने नहीं किया। ठीक है, ये कारण माना जाता है। उसके बाद चौथा, निश्चित उद्देश्य का अभाव। ठीक है ना, निश्चित उद्देश्य का अभाव। देखो 1857 के विद्रोह में शासक वर्ग इसलिए भाग ले रहा था क्योंकि उसको उसकी उपाधि से वंचित कर दिया गया था, उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। यानी शासक के अपने कुछ स्वार्थ थे, उस स्वार्थ के परिणाम स्वरूप उसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है वो संघर्ष किया। अगर हम बात करें सैनिकों की, तो सैनिकों ने इसलिए भाग लिया क्योंकि उनके साथ रंग भेद के आधार पर, वेतन के आधार पर ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिकों में भेदभाव किया जाता था, उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई जाती थी। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि सामान्य जनता की, तो सामान्य जनता ने क्यों भाग लिया? वो इसलिए भाग लिया कि अंग्रेजों के द्वारा उन्हें ईसाई बनाया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा जो उनकी धार्मिक परंपराओं हैं उनको खत्म किया जा रहा था। अगर हम बात करें किसानों ने इस विद्रोह में क्यों भाग लिया, तो किसानों ने इसलिए इस विद्रोह में भाग लिया कि अंग्रेजी शासन के द्वारा जो राजस्व पत्तियां लागू की गई थी, उसके कारण किसान निर्धन हो गया, बेरोजगार हो गया और कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंस गया। उसका रोजगार पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर हम बात करें कि भारत के व्यापारी वर्ग ने इस आंदोलन में क्यों भाग लिया, तो भारत का जो कुटीर उद्योग है वो अंग्रेजी शासन के कारण पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। हमारा वस्त्र उद्योग बहुत अधिक उन्नत अवस्था में था, हमारा हस्तशिल्प उद्योग, हमारा दस्तकारी उद्योग सभी बहुत अधिक उन्नत अवस्था में थे। लेकिन अंग्रेजी शासन की गलत आयात निर्यात नीति के कारण, अंग्रेजी शासन के गलत शुल्क के कारण हमारा ये व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के वो वर्ग जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अपनी मुख्य भूमिका का निर्वहन किया, उन सब के अपने अपने स्वार्थ थे और उन अपने स्वार्थ के वशीभूत उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक संघर्ष का आरंभ किया था। उनमें से किसी का भी ये लक्ष्य नहीं था कि हमें भारत को स्वतंत्र कराना है, हमें भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना है। यानी कि जब तक हमारे सामने, देखो हम कभी भी किसी चीज का प्रयास करते हैं, अगर हमारे सामने गोल नहीं है, हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो हमारे द्वारा की गई मेहनत व्यर्थ है। हम लक्ष्य को लेकर चलेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। तो हमारे विद्रोह में भाग लेने वाले सभी लोगों के अपने अपने स्वार्थ थे, कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। जब निश्चित लक्ष्य नहीं होगा, जब निश्चित उद्देश्य नहीं होगा, तो सफलता नहीं मिलती। तो इसी तरह निश्चित लक्ष्य के अभाव में, निश्चित उद्देश्य के अभाव में ये विद्रोह क्या रहा, असफल रहा। टारगेट क्लियर नहीं था, विजन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक सफलता कैसे मिलेगी? सबके अपने अपने स्वार्थ है, उन स्वार्थ के वशीभूत उन्होंने भाग लिया। ये आपस में एक भी नहीं हो पाया। इन्होंने ये भी प्लानिंग नहीं की कि चलो कोई बात नहीं कि हमारे अपने स्वार्थ हैं। अगर शासक वर्ग के द्वारा सैनिकों से सहयोग लिया जाता, अगर शासक वर्ग के द्वारा व्यापारियों से सहयोग लिया जाता, अगर शासक द्वारा जनता को जागृत किया जाता, तो शायद विद्रोह का जो परिणाम है वो कुछ और होता। लेकिन ना तो इन्होंने संगठन बनाने का प्रयास किया, इनके हित कभी आपस में एक नहीं हुए, हित हमेशा टकराते रहे। तो इस तरह निश्चित संगठन नहीं बनता। और बिना संगठन के, एक कहावत है कि संगठन में शक्ति, ठीक है ना, यूनिटी स्ट्रेंथ। तो जब तक संगठन में शक्ति नहीं होगी, जब हम किसी मुद्दे को लेकर, किसी समस्या को लेकर एक नहीं होंगे, हमारा लक्ष्य एक नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिलती। तो संगठन के अभाव में, शक्ति के अभाव में, निश्चित लक्ष्य के अभाव में ये विद्रोह असफल रहा। तो हमारे पास कोई निश्चित जो है वो लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य के अभाव में, लक्ष्य के अभाव में हम इस विद्रोह को असफल रहे। अगर हमारा ये लक्ष्य होता कि हमें अंग्रेजों को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना है और सारे वर्ग इसी भावना के साथ अगर इस संघर्ष में भाग लेते,
तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये हमने जो कारण है वो माने हैं। एक कारण मैं मेरी तरफ से भी जोड़ना चाहूंगा कि इस विद्रोह की असफलता का क्या कारण रहा। तो एक विद्रोह ये है कि क्रांति का समय से पूर्व आरंभ होना, आरंभ होना, क्रांति का समय से पूर्व आरंभ होना। देखो साथियों, भले ही इतिहासकारों ने अपनी अपनी तरफ से असफलता के अलग अलग कारण बताए हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन ये कहता है कि इस 1857 के विद्रोह की असफलता का जो मुख्य कारण था ना, वो क्रांति का समय से पूर्व आरंभ होना ही था। देखो, क्रांति के लिए 31 मई का दिन है वो निश्चित किया गया था कि पूरे भारत में अलग अलग भागों से एक साथ 31 मई को अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया जाएगा। साथियों, अगर पूरे भारत में एक साथ 31 मई को विद्रोह आरंभ किया जाता तो हम निश्चित रूप से सफल होते, क्योंकि अंग्रेजी शासन के पास इतने अधिक भी सैनिक मौजूद नहीं थे कि वो भारत के अलग अलग भागों में अगर एक साथ क्रांति का आगाज हो तो उसको दबा पाए। देखो साथियों, भारत के अलग अलग भागों में जब क्रांति हुई, ठीक है ना, अलग अलग भागों में जब अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों को ये समय मिल गया कि एक स्थान से, जैसे मान लीजिए मेरठ में विद्रोह हुआ, तो मेरठ के विद्रोह के बाद क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे, तो पहले क्रांतिकारी ने से दिल्ली को मुक्त करा दिया अंग्रेजों ने, फिर दिल्ली के जो सैनिक है वो आगे चले गए, ठीक है ना, कानपुर में विद्रोह को समाप्त किया, उसके सैनिक आगे चले गए, तो उनको विद्रोह को दबाने के लिए टाइम मिल गया, किसको? ब्रिटिश शासन को, जिसके अभाव में उन्होंने भारत के अलग अलग भागों में स्टार्ट होने वाले विद्रोह को आसानी से दबा दिया। अगर यही विद्रोह एक साथ स्टार्ट होता तो अंग्रेजी शासन के लिए इसको दबाना आसान नहीं होता। जब कोई काम समय से पहले होगा तो उसकी सफलता की संभावना बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए किसी भी लड़की का विवाह होता है, तो लड़की के पिता द्वारा जो वर पक्ष है उससे ये पूछा जाता है कि भाई, जो विवाह की उम्र है वो 1 जुलाई है। सॉरी, विवाह की तिथि, विवाह की तिथि जो है वो 1 जुलाई है। तो 1 जुलाई को आप बारात लेकर कितने बजे जो है वो पहुंचेंगे? तो वर पक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि हम बारात लेकर 4 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तब 4 बजे वर पक्ष ने समय दिया है और वधु पक्ष को यह पता है कि बारात 4 बजे बारात का आगमन होगा। तो वधु पक्ष के द्वारा जो भी तैयारियां की जाएगी वो 4 बजे को ध्यान में रखकर की जाएगी कि 4 बजे तक बारात आती है, 4 बजे तक जो है वो टेंट भी लग जाना चाहिए, 4 बजे तक उनके स्वागत में फूल भी बिछ जाने चाहिए, 4 बजे तक जो उनको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है वो भी हो जाना चाहिए, 4 बजे तक उनके रुकने की व्यवस्था भी हो जानी चाहिए। तो 4 बजे के हिसाब से वो तैयार करेंगे। अब बताइए मुझे, जब 4 बजे के द्वारा समय निश्चित किया गया है और वही वर पक्ष की बारात अगर 2 बजे पहुंच जाती है, तो दृश्य वहां का क्या होगा? तो वहां का दृश्य क्या होगा कि जो हलवाई है वो खाना तैयार कर रहा है, टेंट वाला टेंट को लगा रहा है, फूल वाला फूल को बिछा रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यही बारात अगर 4 बजे पहुंचती है तो सब चीज व्यवस्थित है, और यही बारात अगर 2 बजे पहुंचती है समय से पहले, तो फिर क्या होगा? दृश्य क्या होगा? अलग होगा, ठीक है ना। कभी भी समय से पहले कार्य होगा उसकी सफलता की संभावना बहुत कम होगी, और जो कार्य निश्चित समय पे होगा उसकी सफलता की संभावना पूरी होगी। तो जब 31 मई निश्चित किया गया था, अगर इसी तारीख को पूरे भारत में एक साथ क्रांति का आगाज किया जाता तो अंग्रेजी शासन के लिए इतना आसान नहीं होता इस अलग अलग भागों से क्रांति को दबाना। अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे जब विद्रोह आरंभ हुआ तो अंग्रेजी शासन को आराम से समय मिला, एक स्थान से विद्रोह दबाया, फिर वही सैनिक दूसरे स्थान पर गए, वहां से विद्रोह दबाया। तो इस तरह से अंग्रेजी शासन को समय मिल गया और उन्होंने भारत में विद्रोह को जो है वो दबा दिया। भले ही ये विद्रोह अखिल भारतीय स्वरूप धारण नहीं कर पाया, भले ही ये विद्रोह भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा, लेकिन फिर भी अगर ये विद्रोह एक साथ होता, एक तिथि को होता, तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता, ठीक है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इस विद्रोह की असफलता का जो प्रमुख कारण है ना, वो ये है, प्रमुख कारण जिसको प्रमुख कारण मानते हैं, यानी कि ये अभी तक जो रीजन दिए गए थे वो रीजन इतिहासकारों ने दिए, लेकिन एक सामान्य कैलकुलेशन अगर हम माने तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षित वर्ग की उदासीनता, शिक्षित वर्ग की उदासीनता एवं
राष्ट्रीय भावना की कमी एवं राष्ट्रीय भावना की कमी। समझ रहे हो ना इस बात को? यानी कि ब्रिटिश लोगों के आने से पहले, ब्रिटिश अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुख्यतः दो वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जो अत्यधिक संपन्न था और निम्न वर्ग था जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाता। दैनिक आवश्यकताओं में हम रोटी, कपड़ा, मकान इन चीजों को शामिल कर सकते हैं। अंग्रेजी शासन अंग्रेजों के आने के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा से पहले भारत प्राचीन शिक्षा पद्धति के ऊपर शिक्षा की जाती थी। अंग्रेजी शासन के आने के बाद, अंग्रेजी शिक्षा के लागू होने के बाद, यानी कि 1835 के अंदर लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरुआत की गई थी। तो अंग्रेजी शिक्षा के आने के भारत में जब लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, तो भारत में एक नए वर्ग का विकास हुआ जिसको मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस मध्यम वर्ग में देखो कौन कौन शामिल थे? शिक्षक, वकील, पत्रकार, साहित्यकार आदि। तो ये एक नया वर्ग उदय हुआ जिसको मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं, जिसमें हम शिक्षक, वकील, पत्रकार और साहित्यकार को रखते हैं। ये जो वर्ग था ना, मध्यम वर्ग, इसने 1857 के विद्रोह में सिर्फ मूक दर्शक बना रहा। इसका कोई रोल नहीं है। ये पूरी तरह से क्या रहा? उदासीन रहा। इसने कह सकते हो सिर्फ ऑडियंस की भूमिका नहीं भाई, ये सिर्फ देखते रहे, ठीक है ना? और देखते ही नहीं रहे, इन्होंने इसकी आलोचना भी की। जो 1857 का विद्रोह है, इसमें विद्रोहियों के द्वारा जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया जा रहा था, इसकी क्या की? आलोचना की कि ये जो किया जा रहा है वो सही नहीं है। तो ये जो शिक्षक वर्ग है ना, जो समझदार पढ़ा लिखा वर्ग था, इसने अपनी भूमिका को सही ढंग से नहीं निभाया। अगर ये अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाता तो शायद क्रांति का परिणाम कुछ और होता। इस वर्ग ने मूक दर्शक भूमिका निभाई और मूक दर्शक भूमिका के साथ साथ एक आलोचनात्मक भूमिका निभाई, यानी कि विद्रोहियों को मानसिक रूप से इसने सपोर्ट नहीं किया। तो मानसिक रूप से जब विद्रोहियों को सपोर्ट नहीं मिला, तो इस वर्ग की उदासीनता और राष्ट्रीय भावना की कमी, यानी कि भारत में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोग एक होकर कार्य नहीं कर रहे थे। सबके अलग-अलग लक्ष्य थे, सबके अलग-अलग स्वार्थ थे, सबके अलग-अलग स्थान थे, सबकी अलग-अलग विचारधारा थी। तो राष्ट्रीय भावना डेवलप नहीं हो पाई, संगठन डेवलप नहीं हो पाया, जिसके अभाव में ये विद्रोह क्या हुआ? असफल हो गया। तो ये एक प्रमुख कारण माना जा सकता है कि शिक्षित वर्ग की उदासीनता और राष्ट्रीय भावना की कमी, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 का जो विद्रोह है वो असफल रहा। तो साथियों, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या रहे। तो सबसे पहला कारण हमारा रहा कि सीमित संसाधन और संगठन के अभाव में, यानी कि हमारे भारत के विद्रोहियों के पास जो संसाधन थे वो सीमित थे, जबकि ब्रिटिश सैनिकों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। ठीक है, हमारे भारत के विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले लोग अलग-अलग थे, उनका स्थान अलग-अलग थे, उनका स्वार्थ अलग-अलग था, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो विद्रोही है वो संगठन का रूप नहीं ले पाए। जब विद्रोही संगठन का रूप नहीं ले पाए, तो एक विद्रोह जो है वो अखिल भारतीय स्वरूप को धारण नहीं कर पाया, और अखिल भारतीय स्वरूप को जब विद्रोह धारण कर नहीं पाया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। वीर सावरकर ने इस बात का उल्लेख किया है कि यदि इन सभी विद्रोहियों का आदर्श एक होता, लक्ष्य एक होता, तो क्रांति का इतिहास पन्नों में कुछ और होता। दूसरा कारण हमने ये माना, कुशल नेतृत्व का अभाव, यानी कि किसी भी विद्रोह या किसी भी संघर्ष की सफलता उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। अगर क्रांति में युवा वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता, तो क्रांति का इतिहास कुछ और होता। क्रांति का नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा प्रदान किया गया, जो 85 ईयर्स का ओल्ड व्यक्ति था। इतने वृद्ध व्यक्ति के लिए पूरे भारत के क्रांति का संचालन किया जाना संभव नहीं था। तो योग्य नेतृत्व के अभाव में ये क्रांति पूरी तरह से असफल रही, और इस बात को स्वयं जॉन लॉरेंस ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि क्रांतिकारियों में एक भी योग्य नेतृत्व वाला व्यक्ति होता, तो हम सदा के लिए भारत को हार जाते। तीसरा कारण हमने ये माना कि जो
निश्चित आप कह सकते हो कि देशी रियासतों के राजाओं और सामंतों का अंग्रेजों के प्रति राजभक्त बने रहना, यानी कि वो देशी रियासत के राजा जिन्होंने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि संपन्न कर ली थी, तो वो अधीनस्थ संधि से बंधे हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह में वो विद्रोहियों का और सामान्य जनता का साथ नहीं दे पाए, वो ब्रिटिश सरकार के पक्ष में रहे। तो उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार में पक्ष में रहना, विद्रोहियों का साथ नहीं देना, देशी रियासत की जनता का साथ नहीं देने के कारण जो है ये विद्रोह असफल रहा। स्वयं लॉर्ड कैनिंग ने इस चीज को बात को स्वीकार किया कि यदि सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाता मुझे कल ही बिस्तर गौल करने पड़ते। इसके अलावा साथियों, निश्चित उद्देश्य के अभाव में, यानी कि हमारा कोई भी लक्ष्य नहीं था, सब अपने स्वार्थ के वशीभूत इसके अंदर शामिल हुए थे, तो निश्चित लक्ष्य के अभाव में, निश्चित टारगेट के अभाव में ये विद्रोह पूरी तरह से क्या रहा, असफल रहा। इसके अलावा क्रांति का समय से पूर्व शुरू होना भी एक असफलता का कारण माना जाता है। शिक्षित वर्ग की उदासीनता और राष्ट्रीय भावना की कमी को भी असफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। साथियों, ये 1857 का विद्रोह, कई बार हम पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह, ठीक है, और कई जगह हम पढ़ते हैं, कुछ जगह, बहुत जगह नहीं, 1857 की क्रांति। तो 1857 के की घटना को हम विद्रोह मानेंगे या क्रांति मानेंगे, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो साथियों, 1857 के घटना को हम विद्रोह कहेंगे, क्रांति का स्वरूप नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रांति की जो परिभाषा है उसके अंदर ये आता है कि जब मौजूदा व्यवस्था के अंदर कोई एक बहुत बड़ा परिवर्तन आए, जिसके कारण उस व्यवस्था का स्वरूप चेंज हो जाए, तो वो कहलाती है क्रांति। जैसे फ्रांस में साम्यवादी समाजवादी क्रांति आई थी फ्रांस के अंदर 1789 में, तो वो एक शासन के विरुद्ध जनता के द्वारा की गई क्रांति थी। रूस में समाजवादी क्रांति आई 1917 के अंदर, तो वो भी जनता के द्वारा की गई थी। तो 1857 के विद्रोह को हम क्रांति नहीं कह सकते। क्रांति का स्वरूप नहीं था, विद्रोह का क्षेत्र था। अगर क्रांति आती तो भारत के समस्त वर्गों में आती, और जब समस्त वर्गों में जब क्रांति आती तो लक्ष्य एक होता, और जब लक्ष्य एक होता तो उसका परिणाम कुछ और होता। और विद्रोह से पूर्व भी ब्रिटिश शासन विद्यमान था और विद्रोह के बाद भी ब्रिटिश शासन विद्यमान था। तो हम ये कह सकते हैं 1857 की घटना भारत के इतिहास में एक विद्रोह है, न कि क्रांति। और क्रांति की परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब अचानक से कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जैसे ब्रिटेन के अंदर सामान्य उद्योग व्यवस्था चल रही थी, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में विकास होने से, आधुनिक कल कारखानों में विकास होने से उत्पादन अचानक से बढ़ा, तो वो क्या कहलाई, औद्योगिक क्रांति कही। तो जब मौजूदा व्यवस्था में अचानक कोई परिवर्तन आए और उससे चेंजेज आ जाए, तो वो क्रांति कहा जाता है। तो ये इस दृष्टि से अगर हम देखें तो 1857 की जो घटना वो एक विद्रोह है, न कि एक क्रांति। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कल हम 1857 के विद्रोह के परिणामों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर टॉपिक से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पुटअप कर सकते हैं, मेरे द्वारा उसका आंसर दिया जाएगा। और आपके कमेंट से हमारे जो टेक्निकल टीम है और मैं हूँ, हमारे दोनों का उत्साह बढ़ेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।